हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 1 सामाजिक विज्ञान, अर्थ, दायरा और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर में हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान का दायरा, सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता, सामाजिक विज्ञान में मार्गदर्शक मूल्य और भारतीय नजरिए से सामाजिक विज्ञान को समझना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का अर्थ। इंसान स्वभाव से सोशल होते हैं। जन्म से ही हर इंसान एक परिवार का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे पड़ोसियों, क्लासमेट्स, दोस्तों और साथ काम करने वाले जैसे बड़े ग्रुप से जुड़ जाता है। लोग गांव, कस्बों और शहरों में रहते हैं, जहां वे सुरक्षा, रोजी रोटी, सीखने और सेहत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, पार्क और काम की जगह जैसे पब्लिक जगहों और रिसोर्स शेयर करते हैं। वे विचार, रीति रिवाज, भाषाएं, विश्वास और जिम्मेदारियां भी शेयर करते हैं। क्योंकि जिंदगी साथ में जी जाती है, इसलिए एक इंसान के कई कार्य दूसरे लोगों पर असर डाल सकते हैं। सोशल साइंस इन कनेक्शन और शेयर अरेंजमेंट की स्टडी है। ठीक है, सोशल साइंस समाज की स्टडी ध्यान से, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से करता है। यह सिर्फ पर्सनल राय या अंदाजों पर निर्भर नहीं करता। यह सवाल पूछता है, जानकारी इकट्ठा करता है, सबूतों की तुलना करता है और एक्सप्लेनेशन बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, नियम और संस्थाएं कैसे बनती हैं और समय के साथ समाज कैसे बदलता है। यह हमें यह जांचकर कि किसी फैमिली फैसले से किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है और क्यों, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के बारे में सोचने के लिए भी बढ़ावा देता है। सोशल साइंस को इंसानी जिंदगी के दो करीबी जुड़े हुए पहलुओं की स्टडी के तौर पर समझा जा सकता है। लोग और उनके रिश्ते, इसमें वे तरीके शामिल हैं जिनसे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में एक और चीज, इसमें पारिवारिक जीवन, समाज में रहना, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और व्यवहार के तरीके शामिल हैं। उदाहरण के लिए सोशल साइंस यह पता लगा सकता है कि परिवार कैसे फैसले लेते हैं, समाज कैसे त्योहार मनाता है, सार्वजनिक जीवन में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कैसे होता है या सामाजिक नियम कैसे इस बात पर असर डालते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सिस्टम और संस्थाएं, इसमें वे संगठित ढांचे शामिल हैं जो समाज के काम करने के तरीकों को आकार देते हैं। संस्थाएं जैसे सरकार, कानून, कोर्ट, स्कूल, पुलिस, बाजार, बैंक और लोकल बॉडीज रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। वे तय करती हैं कि रिसोर्स कैसे शेयर किए जाएं, पब्लिक सर्विस कैसे दी जाए और अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा कैसे की जाए। उदाहरण के लिए सोशल साइंस यह स्टडी करता है कि चुनाव कैसे होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, बजट पब्लिक सर्विस पर कैसे असर डालते हैं या व्यापार और कीमतें परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर कैसे असर डालती हैं। सोशल साइंस सिर्फ यह नहीं बताता कि समाज में क्या होता है, यह भी पूछता है कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या असर होते हैं। यह कारणों और नतीजों को देखता है। यह पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ इलाके दूसरों की तुलना में तेजी से क्यों डेवलप होते हैं, कुछ कम्युनिटी को साफ पानी तक बेहतर एक्सेस क्यों है या कुछ तरह के कामों को दूसरों की तुलना में ज्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां कुछ बच्चों को दूसरों की तुलना में स्कूल की पढ़ाई पूरी करना आसान लगता है। सोशल साइंस हमें ऐसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या स्कूल कुछ गांव या बस्तियों से दूर हैं?
क्या परिवारों के पास यूनिफॉर्म, किताबें और ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाने के पर्याप्त इनकम है? क्या पुराने नुकसान या सामाजिक भेदभाव लोगों की शिक्षा, नौकरी और सोशल मोबिलिटी के मौकों पर असर डालते हैं? क्या सरकारी नीतियां हम सभी को बराबर सपोर्ट करती हैं, जिसमें लड़कियां और दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं? ये सवाल दिखाते हैं कि सोशल हालात के आमतौर पर एक से ज्यादा कारण होते हैं। एक ही मुद्दे के एक ही समय में ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कारण हो सकते हैं। सोशल साइंस हमें इन कारणों को जोड़ने और पूरी समझ बनाने में मदद करता है। सोशल साइंस की पढ़ाई करके हम यह देखना शुरू करते हैं कि समाज फिक्स नहीं है। यह इंसानी चॉइस और कामों से बनता है। लोग नियम, संस्थाएं और परंपराएं बनाते हैं। यह लोग उन्हें बेहतर भी बना सकते हैं। यह समझ जिम्मेदार नागरिकता को सपोर्ट करती है। यह हमें समाज के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करती है और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेने के लिए तैयार करती है। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का दायरा। सोशल साइंस का स्कोप उन सवालों और एरिया की बड़ी रेंज को बताता है जिनकी स्टडी समाज में इंसानी जिंदगी को समझने के लिए की जाती है। इंसान कम्युनिटी में रहते हैं, नेचर और रिसोर्स डिपेंड रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, नियमों को मानते हैं और मिलकर फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि जिंदगी के ये पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए कोई भी एक सब्जेक्ट समाज को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। इसीलिए सोशल साइंस समाज की पूरी तस्वीर बनाने और दुनिया को ध्यान से, जिम्मेदारी से समझने में हमारी मदद करने के लिए कई सब्जेक्ट को एक साथ लाता है। स्कूल लेवल पर सोशल साइंस को हम आमतौर पर 4 मुख्य सब्जेक्ट के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है: भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन सब्जेक्ट के अलग-अलग सवाल और तरीके हैं, फिर भी असल जिंदगी में वे एक जैसे हैं। सोशल साइंस तब काम का बन जाता है जब हम इन एरिया के आइडिया को जोड़ते हैं और समाज, पर्यावरण, इकोनॉमी और गवर्नेंस को एक साथ समझने के लिए सबूतों का इस्तेमाल करते हैं। भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी में धरती को इंसानों के घर के तौर पर स्टडी किया जाता है। यह हमें लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, नदियों, मिट्टी, जंगलों और रिसोर्स को समझने में मदद करता है। साथ ही यह स्टडी करता है कि लोग अलग-अलग जगहों पर कैसे रहते हैं और वे एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भूगोल इन सवालों के जवाब देता है, जैसे कुछ जगहों पर दूसरों की तुलना में ज्यादा बारिश क्यों होती है, कुछ इलाकों में आबादी ज्यादा क्यों है जबकि दूसरे इलाकों में नहीं, जलवायु और मिट्टी खेती पर कैसे असर डालते हैं। प्राकृतिक संसाधन, इंडस्ट्रीज और रोजी रोटी पर कैसे असर डालते हैं। भूगोल हमें यह देखने में मदद करता है कि इंसानी जिंदगी फिजिकल हालात से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए सूखे इलाकों में खेती के तरीके ज्यादा बारिश वाले इलाके से अलग होते हैं। इसी तरह समुद्र के किनारे के इलाकों में मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार हो सकता है, जबकि पहाड़ी इलाके टूरिज्म, जंगल या टेरेस फार्मिंग पर निर्भर हो सकते हैं। भूगोल हमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और मौसम से जुड़े खतरों को समझने में भी मदद करता है। यह सस्टेनेबिलिटी की अहमियत को बढ़ावा देता है क्योंकि यह दिखाता है कि संसाधनों का लापरवाही से इस्तेमाल लोगों और प्रकृति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक विषय के रूप में इतिहास। इतिहास अतीत की पढ़ाई करता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ तारीखों या राजाओं को याद रखना नहीं है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ समाज कैसे बदला और आज का रूप ऐसा क्यों है। इतिहास खोजता है अलग-अलग समय में लोग और उनका जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, संस्थाओं और विचारों का उत्थान और पतन, प्रमुख घटनाएं और परिवर्तन, स्वतंत्रता और न्याय के लिए आंदोलन। इतिहास इसलिए जरूरी है
क्योंकि यह हमें समझने में मदद करता है कि आज का समाज अचानक नहीं बना। आज के कई इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस लंबे समय से डेवलप हुए हैं। उदाहरण के लिए जब हम भारत की आज़ादी के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो हम न्याय, बराबरी और अधिकारों के विचारों के बारे में सीखते हैं। इन विचारों ने बाद में हमें संविधान को बनाने पर असर डाला। इस तरह इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि मॉडर्न भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यू क्यों जरूरी है। इतिहास हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना भी सिखाता है। भारत के अतीत में कई भाषाएं, धर्म, कला के रूप और जीने के तरीके शामिल हैं। इस रिचनेस को स्टडी करके हम सीख सकते हैं कि डाइवर्सिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है जिसने भारतीय समाज को बनाया है। हम बात करते हैं कि इतिहास एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस यह स्टडी करता है कि समाज कैसे चलता है। यह सरकारी संस्थाओं, कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों और लोगों के पब्लिक लाइफ में हिस्सा लेने के तरीकों पर फोकस करता है। पॉलिटिकल साइंस हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज को नियमों की जरूरत क्यों है, कानून कैसे बनाए और लागू किए जाते हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें कैसे काम करती हैं, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, भागीदारी और प्रतिनिधित्व के जरिए लोकतंत्र कैसे काम करता है। पॉलिटिकल साइंस रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए जब हम सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट जैसी पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो हम गवर्नेंस का अनुभव कर रहे होते हैं। जब हम वोट देते हैं या पब्लिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हम नागरिक के तौर पर हिस्सा ले रहे होते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को जागरूक नागरिक बनाने में मदद करता है जो अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों को समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस कानून के सामने बराबरी, अधिकारों की सुरक्षा और सभी नागरिकों, खासकर जरूरतमंदों की मदद करने की राज्य की जिम्मेदारी पर चर्चा करके सबको साथ लेकर चलने और बराबरी का भी समर्थन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में। इकोनॉमिक्स यह स्टडी करती है कि लोग और समाज रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, चुनाव कैसे करते हैं। रिसोर्स सीमित हैं लेकिन इंसानों की जरूरतें अनलिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि सामान और सर्विस कैसे बनाएं, बांटे और इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग कैसे गुजारा करते हैं। अर्थशास्त्र जांचता है काम और रोजगार, बाजार और कीमतें, आय और व्यय, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, गरीबी और विकास, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका। इकोनॉमिक्स उन असलियतों को समझता है जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार इनकम के आधार पर अपने खर्च का प्लान बना सकता है। एक दुकानदार लागत और डिमांड के आधार पर कीमतें तय करता है। किसान बारिश, मिट्टी और बाजार की कीमतों के आधार पर फसलें चुनते हैं। ये इकोनॉमिक्स फैसले हैं। इकोनॉमिक्स यह भी दिखाता है कि बराबरी क्यों जरूरी है। अगर कुछ लोगों के पास पढ़ाई, हेल्थ केयर, नौकरी तक बहुत कम पहुंच है तो वे गरीबी में फंसे रह सकते हैं। इसे समझने में हमें यह समझ मिलती है कि एक सही समाज के लिए सही मौके क्यों जरूरी हैं। अब सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता। सोशल साइंस इसलिए काम का है क्योंकि यह हमें अपनी जिंदगी, अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह क्लासरूम की पढ़ाई को रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ता है। इसकी जरूरत को 4 जरूरी एरिया से समझा जा सकता है: समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और समाज। हर समाज में अलग अलग ग्रुप और जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। सोशल साइंस हमें यह समझ में करता है कि ये अंतर कैसे बढ़ते हैं और लोग एक साथ रहना कैसे सीखते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, फिर भी वे एक जैसी जगहों और संस्थानों को शेयर करते हैं। सोशल साइंस हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग तरह के समाज में एकता कैसे बनती है। ये हमें भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसी सामाजिक चुनौतियों को पहचानने में भी मदद करता है और छात्रों को सबको साथ लेकर चलने की अहमियत समझने के लिए बढ़ावा देता है। इनक्लूसिविटी ऑफ एक आइडिया नहीं है, यह असली फैसलों पर असर डालती है। उदाहरण के लिए जो स्कूल सभी स्टूडेंट के बीच बराबर हिस्सेदारी को बढ़ावा देते हैं
इंक्लूसिविटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कम्युनिटी सभी के लिए पानी और सफाई की सुविधा पक्का करती है, वे इंक्लूसिविटी की प्रैक्टिस कर रही हैं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। इंसान जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमें खेती और घर के लिए जमीन, पानी के लिए नदियां, रिसोर्स के लिए जंगल और काम के लिए एनर्जी चाहिए। सोशल साइंस हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसानी काम पर्यावरण पर कैसे असर डालते हैं और पर्यावरण में बदलाव इंसानी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल काटने से कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मिल सकती है, लेकिन इससे मिट्टी का कटाव, बारिश की कमी और जंगली जानवरों का नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ से प्रदूषण हो सकता है, लेकिन यह सेहत और खेती को नुकसान पहुंचा सकता है। इन लिंक्स की स्टडी करके सोशल साइंस सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबिलिटी हमें तुरंत फायदे से आगे सोचने और नेचर और समाज पर लंबे समय के असर पर विचार करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और अर्थव्यवस्था। ज्यादातर परिवार रोजाना पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं। वे तय करते हैं कि गुजारा कैसे करना है, पैसे कैसे खर्च करने हैं और भविष्य की जरूरतों के लिए कैसे बचत करनी है। सोशल साइंस स्टूडेंट न सिर्फ परिवार के लेवल बल्कि समाज के लेवल पर भी ऐसे फैसलों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब किसी शहर में नौकरी के मौके बढ़ते हैं तो लोग काम के लिए वहां जा सकते हैं। इससे ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इससे घर, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट पर भी दबाव पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि आर्थिक फैसले समाज और पर्यावरण पर कैसे असर डालते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा इनकम क्यों नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब बेहतर एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और इज्जत भी होना चाहिए। ये आइडिया इक्विटी से जुड़ा है, क्योंकि डेवलपमेंट से सभी को फायदा होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और शासन। गवर्नेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई हिस्सों को आकार देता है। सरकारी फैसले स्कूल, अस्पताल, सड़कें, कानून व्यवस्था और पब्लिक वेलफेयर स्कीम पर असर डालते हैं। सोशल साइंस स्टूडेंट को यह समझ में करता है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, नागरिक उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कम्युनिटी को खराब पानी की सप्लाई जैसी कोई समस्या है तो वह लोकल बॉडी और चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकती है। गवर्नेंस को समझने से स्टूडेंट को यह समझने में मदद मिलती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनावों के बारे में नहीं है, यह पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी है। पॉलिटिकल समझ हमें बराबरी और न्याय की अहमियत पहचानने में भी मदद करती है। अगर कानून सिर्फ कुछ लोगों की रक्षा करते हैं तो दूसरों को नजरअंदाज करते हैं तो समाज गलत हो जाता है। इसलिए गवर्नेंस को सबको साथ लेकर चलने और बराबरी को सपोर्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और अंतर संबंध। सोशल साइंस तब सार्थक हो जाता है जब हमें सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। असल जिंदगी के कई मुद्दे सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं समझे जा सकते, उनके लिए मिली जुली सोच की जरूरत होती है। एक शहर में आई बाढ़ का उदाहरण लीजिए। भूगोल हमें बारिश, नदी सिस्टम, जमीन के इस्तेमाल और ड्रेनेज को समझने में मदद करता है। इतिहास बता सकता है कि शहर कैसे बना, लोग कहाँ बसे और समय के साथ जमीन का इस्तेमाल कैसे हुआ। इकोनॉमिक्स हमें रोजी रोटी को हुए नुकसान, फिर से बनाने के खर्च और गरीबी कैसे कुछ लोगों को ज्यादा कमजोर बनाती है, इसकी जांच करने में मदद करती है। पॉलिटिकल साइंस हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी और प्लानिंग में सरकार की भूमिका को समझने में मदद करता है। यह उदाहरण दिखाता है कि सोशल साइंस अलग अलग सब्जेक्ट का कनेक्शन नहीं है, यह केवल असल जिंदगी को समझने का एक जुड़ा हुआ तरीका है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में मार्गदर्शक मूल्य। सोशल साइंस न सिर्फ ज्ञान बल्कि वैल्यूज भी बनाता है। जब हम समाज को देखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेते हैं तो ये वैल्यूज हम गाइड करते हैं। भारत में ये प्रिंसिपल एवं बताए गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, खासकर जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी से बहुत करीब से जुड़े हैं। गाइड करने वाले मूल्य हमें तीन जरूरी तरीकों से मदद करते हैं। पहला, वे तय करते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और अलग अलग चीजों पर कैसे
रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, वे गाइड करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे करते हैं। तीसरा, वे हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या फैसले, नियम और पॉलिसी सभी के लिए सही और फायदेमंद हैं। हम बात करते हैं विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब है कि लोगों के बीच अंतर को पहचानना और उनका सम्मान करना। ये अंतर भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, जनजाति, जेंडर, उम्र, काम, शारीरिक क्षमता, खाने की आदतों, कपड़ों और सांस्कृतिक तरीकों में देखे जा सकते हैं। डाइवर्सिटी स्वाभाविक रूप से होती है क्योंकि समुदायों का इतिहास, माहौल और परंपराएं अलग-अलग होती हैं। डाइवर्सिटी को समझने का मतलब सिर्फ फर्क देखना नहीं है, इसका मतलब है यह समझना कि डाइवर्सिटी समाज को कैसे बेहतर बनाती है। भारत में त्योहारों, कला, लोकल क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, संगीत और खाने में अलग-अलग तरह की भाषाएं और कल्चर परंपराएं देखी जा सकती हैं। जब हम इस डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं, तो हम सामाजिक मेलजोल को मजबूत करते हैं और अपनेपन की भावना को और आगे बढ़ाते हैं। डाइवर्सिटी के लिए हमें स्टीरियोटाइप से भी सावधान रहना होगा। कभी-कभी किसी व्यक्ति की भाषा, कपड़ों, काम या उसकी जगह के आधार पर जल्दी से फैसले लिए जाते हैं। वैल्यू पर आधारित नजरिया हमें ऐसी सोच पर सवाल उठाने, अलग-अलग तरीकों के पीछे के कारणों को समझने और हर व्यक्ति के साथ इज्जत से पेश आने के लिए बढ़ावा देता है। यह भाईचारे को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि सभी नागरिकों को एक दूसरे के साथ इज्जत और साथ रहने की भावना से पेश आना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं समावेशिता। इसका मतलब है कि पक्का करना कि हर किसी का स्वागत हो, सम्मान हो और वे क्लासरूम, खेल के मैदान, आस पड़ोस और पब्लिक जगहों जैसे शेयर्ड जगहों पर पूरी तरह से हिस्सा ले सकें। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ ग्रुप्स का बाहर रखा गया है या भेदभाव का सामना करना पड़ा है और निष्पक्षता के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए एक्टिव कदम उठाने की जरूरत है। सबको साथ लेकर चलने की रोजमर्रा के हालात में देखा जा सकता है। क्लासरूम में इसका मतलब है बराबर की हिस्सेदारी पक्का करना, बुलिंग को रोकना और लड़कियों और दिव्यांग बच्चों सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना। एक कम्युनिटी में इसका मतलब है कि यह पक्का करना है कि पीने के पानी की जगह टॉयलेट और हेल्थ सर्विस जैसी पब्लिक सुविधाएं सभी के लिए आसानी से मिलने वाली सुरक्षित हों। पब्लिक लाइफ में इसका मतलब है कि पक्का करना कि लोग बिना किसी डर या बेइज्जती के बोल सकें, काम कर सकें और चर्चा में हिस्सा ले सकें। इंक्लूसिविटी का स्टेटस और मौके की बराबरी से गहरा संबंध है। यह नेशनल एजुकेशन के लक्ष्यों से भी मेल खाता है, जो सामाजिक और आर्थिक नुकसान से पैदा हुई रुकावटों को दूर करने पर जोर देते हैं। अब हम बात करते हैं वहनीयता। इसका मतलब है रिसोर्स का समझदारी से इस्तेमाल करना ताकि आज की और आने वाली दोनों पीढ़ियां अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसके लिए डेवलपमेंट और नेचर की सुरक्षा के बीच बैलेंस होना जरूरी है। इसमें जमीन, पानी, जंगल, मिनरल और एनर्जी का ध्यान से इस्तेमाल करना, साथ ही पॉल्यूशन और वेस्ट को कम करना शामिल है। जब हम एनवायरनमेंट को रोजी रोटी और भलाई से जोड़ते हैं तो सस्टेनेबिलिटी और साफ हो जाती है। जंगलों को काटने से कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मिल सकती है, लेकिन इससे मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और बायोडायवर्सिटी का नुकसान भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से प्रोडक्शन और रोजगार बढ़ सकता है, लेकिन इससे हवा और नदियां भी प्रदूषित हो सकती हैं, जिससे सेहत और खेती को नुकसान पहुंच सकता है। ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कुछ समय के लिए खेती में मदद कर सकता है, लेकिन इससे लंबे समय तक पानी की कमी हो सकती है। एक सस्टेनेबल तरीका लंबे समय के सवाल पूछता है, अभी किसे फायदा होगा और बाद में इसका खर्च कौन उठाएगा। डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे की जा सकती है ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे और रोजी रोटी सुरक्षित रहे। यह वैल्यू उन ग्लोबल लक्ष्यों में भी दिखती है जो इंसान की भलाई को धरती की रक्षा से जोड़ते हैं। हम बात करते हैं हिस्सेदारी। इसका मतलब है मौकों और नतीजों में बराबरी। यह मानता है कि लोग एक ही जगह से शुरू नहीं करते। कुछ लोग गरीबी, भेदभाव, विकलांगता, दूरदराज होने या सेवाओं तक की पहुंच की कमी के कारण नुकसान उठाते हैं। बराबरी के लिए जहां जरूरत हो वहां और मदद की जरूरत होती है ताकि सभी को पढ़ाई करने, स्वस्थ रहने और सम्मान के साथ जीने का असली मौका मिले। कई सार्वजनिक फैसलों में समानता देखी जा सकती है,
स्कॉलरशिप, मुफ्त किताबें या मील प्रोग्राम जो कम इनकम वाले परिवारों के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, असिस्टिव डिवाइस और सपोर्टिव कोचिंग मेथड। दूर दराज के इलाकों में जहां सेवाएं सीमित हैं, बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं। उन समुदायों के लिए टारगेटेड सपोर्ट जिन्हें लंबे समय से अलग अलग रखा गया है। बराबरी न्याय और मौके की बराबरी के संवैधानिक वादे से मजबूती से जुड़ी है और एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका मकसद बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पक्की करना है। हम बात करते हैं ये मूल्य क्यों मायने रखते हैं। ये वैल्यूज इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि साथ रहने के लिए समझ और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। ये हमें भेदभाव, सर्विसेज तक आसमान पहुंच, एनवायरमेंटल डैमेज और गरीबी जैसे असली समस्याओं को सेंसिटिविटी और साफ तर्क के साथ देखने में मदद करती है। ये हमें ऐसे फैसलों की ओर भी गाइड करती है जो सही, सबको साथ लेकर चलने वाले और सस्टेनेबल हों और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के हिसाब से हों। हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विज्ञान को समझना। सोशल साइंस लोगों और समाज की स्टडी करता है, लेकिन समाज हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। कोई देश जो सवाल पूछता है, जिन प्रॉब्लम का सामना करता है और जो सॉल्यूशन चुनता है, वे उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और गवर्नेंस सिस्टम से तय होते हैं। इसलिए नजरिया मायने रखता है। जब हम इंडियन नजरिए से सोशल साइंस की स्टडी करते हैं तो हम इंडिया को वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं जैसा वह है, उसके यूनिक एक्सपीरियंस और रियलिटी के साथ। भारत को अक्सर कई लोगों वाला और अलग-अलग तरह का बताया जाता है, लेकिन अलग-अलग तरह का होना सिर्फ कल्चर की बात नहीं है। यह भाषा की पॉलिसी, पब्लिक सर्विस तक पहुंच, रोजगार और रिप्रेजेंटेशन के सवालों को भी आकार देता है। कई जगहों पर अलग-अलग कम्युनिटी के लोग साथ-साथ रहते हैं और कॉमन सुविधाएं शेयर करते हैं। दूसरी जगहों पर मतभेद, भेदभाव और अलग-अलग करने की वजह बन सकते हैं। इसलिए भारत की सही समझ में अलग-अलग तरह के लोगों को पहचानना और यह देखना शामिल है कि रोजमर्रा की जिंदगी और पब्लिक सिस्टम में बराबरी और इज्जत को कैसे बचाया जा सकता है। भारतीय सेकुलरिज्म के बारे में अक्सर खास बात की जाती है क्योंकि धार्मिक आजादी की रक्षा पर फोकस करता है। साथ ही यह पक्का करता है कि एक अलग तरह के लोकतंत्र में सरकार सभी धर्मों के साथ सही बर्ताव करें। यह तब जरूरी हो जाता है जब हम माइनॉरिटी के अधिकार, पब्लिक ऑर्डर और कानून के सामने बराबरी जैसे सवालों को देखते हैं। हम बात करते हैं सार्वजनिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में संविधान। भारत का संविधान पब्लिक लाइफ को समझने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे के आदर्शों को बताता है और ये बताता है कि डेमोक्रेसी में संस्थाओं को कैसे काम करना चाहिए। ये वैल्यूज सिर्फ कोर्ट या पार्लियामेंट के लिए नहीं है, ये हमें भेदभाव, रिसोर्स, आसमान तक पहुंच और सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचने में गाइड करते हैं। जब हम सामाजिक मुद्दों की जांच करते हैं तो भारतीय नजरिए में साइंटिफिक सोच और जांच की भावना भावना पर भी जोर दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमें अफवाहों, पुरानी सोच और एक ही कहानी के जवाबों पर सवाल उठाने चाहिए और इसके बजाय सबूत और कई वजहों को देखना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक सोच, इंसानियत और जांच और सुधार की भावना को बढ़ावाना शामिल है, जो इस तरीके को सपोर्ट करता है। अतीत और आधुनिक भारत का निर्माण। आज के भारत को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अतीत ने आज के संस्थानों और पहचान को कैसे आकार दिया। कॉलोनियल शासन ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को प्रभावित किया। शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और असमानता के पैटर्न, आजादी की लड़ाई ने अधिकार, न्याय और नागरिकता के विचारों को आकार दिया और डेमोक्रेटिक शासन के लिए कमिटमेंट बनाने में मदद की। यह ऐतिहासिक समझ हमें यह देखने में मदद करती है कि आज की बराबरी, विकास और राष्ट्रीय एकता के बारे में बहस और कानूनों की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें सिर्फ आज की घटनाओं को देखकर नहीं समझा जा सकता। हम बात करते हैं गांव से राष्ट्र तक शासन। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जिसमें कई लेवल की सरकारें हैं। भारत में शासन को समझने का मतलब है यह समझना कि अलग-अलग लेवल पर फैसले कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाता है और लोग नागरिक के तौर पर कैसे हिस्सा लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह फैसले लेने की प्रक्रिया को लोगों की रोजाना की
जरूरतों जैसे पीने का पानी, सफाई, लोकल सड़कें और गांव या वार्ड की प्लानिंग के करीब लाता है। 73वें संविधान संशोधन एक्ट ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया और इसे अक्सर सेंट्रलाइजेशन और ज्यादा भागीदारी की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर चर्चा में लाया जाता है, जिसमें ऐसे नियम भी शामिल हैं जो उन ग्रुप्स के प्रतिनिधित्व को सपोर्ट करते हैं जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। यह नजरिया हमें डेमोक्रेसी को सिर्फ चुनावों से कहीं ज्यादा समझने में मदद करता है। यह भागीदारी, जवाबदेही और सरकारी संस्थाओं के रोजाना काम के बारे में भी। अब हम बात करते हैं पर्यावरण और आजीविका। भारत में प्रकृति कई तरह से रोजी रोटी को आकार देती है। मानसून खेती पर असर डालता है, नदियां सिंचाई और ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं और जंगल बायोडायवर्सिटी और लोकल इकोनॉमी दोनों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर्यावरण के मुद्दों में अक्सर जिंदा रहने और न्याय के सवाल शामिल हैं। उदाहरण के लिए जंगलों की कटाई, पानी की कमी, बाढ़ और प्रदूषण समुदाय पर अलग अलग तरह के असर डालते हैं। जिनके पास कम संसाधन होते हैं वे ज्यादा कमजोर जगहों पर रह सकते हैं और जब फसलें खराब हो जाती हैं या पानी असुरक्षित हो जाता है तो उनके पास कम विकल्प हो सकते हैं। ऐसे मुद्दों को समझने के लिए पर्यावरण को काम, गरीबी, पब्लिक पॉलिसी और लंबे समय की प्लानिंग से जोड़ना जरूरी है, जो सस्टेनेबिलिटी को एक गाइडिंग वैल्यू के तौर पर सपोर्ट करता है। बात करते हैं आर्थिक जीवन और विकास। आर्थिक जिंदगी हमारी रोजमर्रा की पसंद को तय करती है, क्योंकि रोजी रोटी या समानता और विकास इस बात पर असर डालते हैं कि हम क्या खर्च कर सकते हैं और किन मौकों का फायदा उठा सकते हैं। भारत में काम, खेती और मछली पकड़ने से लेकर क्राफ्ट फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और सर्विस तक फैला हुआ है, जहां बहुत से लोग सीजनल या इनफॉर्मल नौकरियां और अनिश्चित इनकम पर निर्भर हैं। डेवलपमेंट से सड़कें, बिजली, डिजिटल एक्सेस, हेल्थ केयर और रोजगार बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके फायदे सभी इलाकों और सोशल ग्रुप में बराबर नहीं मिलते। इसलिए भारतीय नजरिए से यह पूछा जाता है कि से फायदा होता है और कौन बाहर रह जाता है, और कीमतें, मजदूरी और पब्लिक सर्विसेज मोबिलिटी पर कैसे असर डालती हैं। काम के लिए माइग्रेशन भी इन्हीं लिंक्स को दिखाता है, क्योंकि इससे इनकम बढ़ सकती है और घर, पानी, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस पर दबाव पड़ सकता है। भारतीय नजरिया हमें अलग अलग विषयों को अलग अलग रखने के बजाय उन्हें जोड़ने के लिए बढ़ावा देता है। माइग्रेशन, सूखा, बेरोजगारी, शहरों में भीड़ भाड़ जैसे एक ही मुद्दे में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति संस्था एक ही समय में शामिल होती हैं। ये हमें संवैधानिक मूल्यों, विविधता के सम्मान, सबको साथ लेकर चलने, सस्टेनेबिलिटी और बराबरी का इस्तेमाल करके विकल्पों को आंकने के लिए भी बढ़ावा देता है। इस तरह यह विषय हमारी अपनी जिंदगी और हमारे देश को समझने और समाज को पब्लिक फैसलों के बारे में ध्यान से, सही तरीके और जिम्मेदारी से सोचने की आदत डालने का एक टूल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर था जो आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि चैप्टर आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।